100 बच्चों का कत्ल, कातिल जावेद इकबाल, जो बाद में जेल के अंदर ही हैंग हो गया था, उसको खुदकुशी उसने कर ली थी, बज़ाहिर जो लगता था। वो आया था उस वक़्त एक बड़े जिस अदारे में हम दोनों काम करते रहे, वहाँ आया था। वो वाक़या हमें सुनाएँ, चूँकि कुछ लोग जो हैं हमारे सीनियर ही हैं, वो उसका क्रेडिट लेते हैं। अब मुझे पता है मेरे फादर के साथ एक साहब होते थे, वो जो दाता दरबार में मुसावत होता था, और तब वहाँ सब एडिटर थे वो, मेरे सीनियर हैं, मेरे फादर के लिए मैं उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन वो उन्होंने बहुत ही भद्दे और गंदे से अंदाज में, मैंने सुना है उनको 2-3 जगह पे, कि उन्होंने कहा कि जी एक ख़त आया और उसके अंदर 70 या 80 तस्वीरें थीं, और वो मैंने, आप भी वहाँ रहे हैं, जी। कि हम हेल्पर कहते थे, नायब कासिद का तो नहीं था। जी हाँ। तो कहते मैं जंग का एडिटर था। आप मुझे रिकॉर्ड में बता दें कि जो जिस बंदे का आप जिक्र कर रहे हैं वो कभी जंग के एडिटर रहे हैं, मैक्सिमम चीफ न्यूज़ एडिटर तक गए हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि हम अपने रूम में था तो ख़त आया, उसमें जावेद इकबाल मुगल ने कहा कि मैंने 100 बच्चे कत्ल कर दिए, तो साथ उसने अपना टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। हुँ। तो मैंने उस टेलीफोन पे रिंग किया, तो उसने कहा हाँ मैंने कर दिए। तो कहता कि मैं फिर मेरे हाथ से मेरे हाथ लर्जे, जिस तरह वो, क्योंकि उनके स्टोरी टेलर वालिद हैं, जो है ना वो अदाकार हैं। अदाकार थे, तो उसी तरह अदाकारी उनके अंदर भी है। उन्होंने कहा मेरे हाथ लर्जे, हुँ। और ऐसे एकदम तस्वीर सारी नीचे गिर गई, और नायब कासिद को मैं घबरा गया। उसके बाद नायब कासिद ने वो तस्वीरें उठा उठा के तो मुझे दी। फिर मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों को फ़ोन किया, वो आए, और उन्होंने, मैंने जावेद इकबाल को उन्होंने गिरफ्तार किया। यार आप क्या कर रहे हो, तारीख से मजाक ना करो, आप क्रेडिट लो लेकिन तारीख से मजाक ना करो। अगर मैं भी बात करूंगा, मैं, एविडेंस के मेरा साथ। पता नहीं अगला सांस इस है कि नहीं है, मैं अगर हिस्ट्री को मस्क करूंगा तो मैं अपनी यूथ को मिसगाइड कर रहा हूं, मैं नेशन को मिसगाइड कर रहा हूं। सच तो ये है कि मुझे भी नहीं पता था इसका। अगर उनकी बात सच है कि उस एक ही दिन में सारा काम हो गया, तो 1.5-2 महीने हमें उसको तलाश करते क्यों लगे? ये तो कॉमन सेंस से सोचें कि वो कब पकड़ा, कब गया, और उससे पहले क्या 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 हुआ है। मुझे मेरे सामने उनको बुला लें, किसी एक सवाल का मैं जवाब दे दूं, मुझे ये बता दें कि वो वाकया कहाँ हुआ था। उनको तो ये नहीं पता। मैं आज भी बताता हूँ, 13B रावी रोड पे उसने मारा था। मैंने उसका घर भी विज़िट किया हाँ, था, मैं गया था। तो 2.5 मरले का घर था वो उसका। ऐसा हुआ कि एक खत आया, जो EMD सेक्शन में सारे खत आते थे जी। और कंसर्न लोगों को माँ को किया जाते थे। आई डोंट नो, जब अतर मसूद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे वो थे, या अजमल तौफीक, अजमल तौफीक मरहूम थे। उन्होंने भी मार्क किया हुआ, नोटिंग करके भेजा था। हाँ, कि इसे देख लें। हाँ। तो मैंने देखा कि ख़त एक बंदे ने लिखा हुआ है कि मैंने 13B रावी रोड एड्रेस लिखा हुआ है, और कहता है कि मैंने 100 बच्चे एसिड में डाल के मार दिए, जी। केमिकल, एसिड नहीं उसने लिए, केमिकल में। जी। तो आप वहाँ जाएं तो आपको 100 बच्चों के जूते, 100 बच्चों के कपड़े, फलां फलां जगह बैग में, और एक स्टोर है छोटा सा, तो उसमें एक नीले रंग का ड्रम होगा। तो मैंने केमिकल कुछ मकदार कम की है, तो आपको आपको उसमें बॉडी पार्ट्स मिल जाएंगे। तो मेरे साथ एक आया हुआ था, एक क्रिमिनल सा बंदा। जाहिर है हमारी दोस्तियाँ इन्हीं लोगों से, ये सोच भी जी। होते हैं हमारे। तो उन्हें मैंने कहा कि यार इसे पते हुए जाना है, तो वो उसका पुलिस का जैसे नहीं हुलिया होता, जी। या किसी एजेंसी मैन इस तरह का था वो। हुँ। तो वहाँ गया तो वहाँ ताला लगा हुआ था। हुँ। तो मल्लेदारों से उसने कहा बाहर प्रॉपर्टी डीलर है, शाह रमज़ान नाम था। तो अब आप देखें कि मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जी, जी। जिसने कवर किया मरला वो सब चीज़ें बताता है। मैं उस वक़्त खुद स्पॉट पे मौजूद था, अच्छा, जब ये हुआ सारा। उसने तस्वीरें दी, तस्वीरों के पीछे एड्रेस लिखे हुए थे। एड्रेस पे वर्किंग जाके मैंने की। मैंने और हमारे एक फ़ोटोग्राफ़र होते थे, मुनीर चौधरी साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हाँ, वो थे। हम दोनों मोटरसाइकिल पे गए थे। तमाम जगहों पे जाके मैंने और उन्होंने इत्तला दी थी।
पहले कंफर्म किया है यही बच्चा आपका है? नहीं, सारा ये आप कह जी रहे हैं लाहौर के बच्चों की, जी वो बहुत जी कम लाहौर थे, के जी वो कम थे, हम्म, ज़्यादा मुज़ाफ़ात के बच्चे थे जी उसमें। सही है तो वो उसके लिए मैंने और टूल यूज़ किया था। जी वो ये कि जब मैं वहाँ गया तो फिर वो रमज़ान प्रॉपर्टी डीलर को कहा, मैंने कहा वो ताला, वो कहता मैं तो नहीं खुलाऊँगा। तो वो जो मेरे पास एजेंसी टाइप बंदा था ना, उससे कॉलर से यूँ उठा लिया, कहता हम्म, 100 बच्चे मर गए हैं और तू कहता मैं ताला नहीं खोलूँगा। तो वो कहता आज चले चले चले। उसने कहा पता नहीं ये कौन बंदा है। हम्म, तो वहाँ आके उस बंदे का मुझे फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। हम्म, नुकसान ये हुआ कि मेरी लोकल में ये एक्सक्लूसिव नहीं रह सकी खबर। तो बात फैल गई जी हाँ, सारी तो वो आया, उसने कहा कि मैं ताला तो नहीं तोड़ सकता या और ताला की चाबी भी नहीं दे सकता, पड़ोसियों को कहता हूँ कि उसके दीवार से आप उधर चले जाएं। मैं कहा ठीक है। वो दीवार से हम गए, फलां के पहले मैं गया, फिर फोटोग्राफर गया, फिर वो मेरा दोस्त गया, फिर रमज़ान प्रॉपर्टी डीलर गया, कुछ और एक दो लोग आए। तो मैं सीढ़ी उतरा तो जो जो उसने कहा था वैसे सारा सीन वैसे ही। जी उसने एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, जो जो कमरों के बॉस ने कहा था कि इस बोर्ड पे ये लिखा होगा, इस बोर्ड पे ये लिखा होगा, वहाँ जूते पड़े होंगे, वहाँ 100 कपड़े पड़े होंगे, एज इट इज साथ सारा पूरा कुछ क्राइम सीन वहाँ मौजूद वही था था। जी उसके बाद मैंने फौरी तौर पे उनको छोड़ता हुआ मैंने कहा पहले तो बॉडी पार्ट तो देखो ना। तो वो एक छोटा सा बल्ब था, वहाँ से मैंने ऑन किया और जब मैंने ड्रम को उठाया, इतनी बुरी स्मेल आई कि मेरे हाथ भी एसिड से जल गए, बॉडी पार्ट थे। मैं बाहर आया, मैं क्या रमज़ान आप कह रहे थे कुछ भी नहीं है, 100 बच्चे मार दिए उसने। हम्म, वो बेहोश हो गया, उसको बड़ी मुश्किल से उसको होश में लाया हूँ। जब उसको होश में लाया तो उल्टा नुकसान हो गया। बात उन्होंने फैल गई एसएचओ रावी रोड ने जो डीएसपी होके गए हैं इस दुनिया से, वो आशिक मात, जी तो आशिक मात को फ़ोन किया कि बाबा चिश्ती है यहाँ, तो वो 100 बच्चों की लाशें हैं, वो ले दे जाएगा तुझे, इस तरह की बात। मेरी क्रेडिबिलिटी देखें क्या है कि आशिक मात मेन रोड पे आके वो कहता मैं लेट ना हो जाऊं, वहाँ से वायरलेस करता है कि मैं 13B रावी रोड खड़ा हूँ, यहाँ एक घर में 100 बच्चों की लाशें पड़ी हैं, हम्म, फौरी तौर पे नफरी भेज दें, कंसर्न लोगों को एम्बुलेंस से और फलां फलां भेज दें। हम्म, ये पुलिस की लॉग बुक में आज भी मौजूद है, ये जुमला उसका। हाँ लॉग बुक में कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। सही तो वो ये क्रेडिबिलिटी थी। वहाँ 100 लाशें तो थी नहीं, उसने देखा ही नहीं और 100 लाशें थी ही नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं था। तो वो फिर पुलिस क्या, सारे ये क्या, दूसरे क्या, सारा आ गया। तो फिर मैंने दफ्तर आ गया। यहाँ मैंने एक किया हुआ था कि मैंने किसी को बिठाया था फ़ोन पे। मैंने कहा जो जितने भी है ना हाउस OSR, उनको जहाँ जहाँ से ये है, उनको फ़ोन कर दें, उन्हें कहें कि मसाजिद में वहाँ ऐलान कर दें बच्चा घर में है कि नहीं है। हम्म, वो रात तक कंफर्मेशन होती रही, लेकिन पहली डाक फरा बड़ाई साहबा निकालती थी उन दिनों। एडिटर थी तो मैंने उनको लीड बना के दी कि 100 बच्चों के कत्ल का इंकशाफ। हाँ आगे जितनी तस्वीरें थी वो सारी दे दी। मैंने कहा डाकों में तो एक्सक्लूसिव जाए ना, हाँ सही है लोकल में तो मर गई है स्टोरी मेरी। तो वो फिर अ, शाम को फिर ये वो फिर और जो मेरे साथ थे असद साई, दूसरे लोग, मुजाहिद जाफरी, नहीं और आपने तो आप, उसको एक कमरे में बंद करके तो आपने वो उसका ये तो घंटा 1.5 घंटा नहीं, उसका वो तो इंटरव्यू जी पेश होने की बात कर रहे हैं ना। जी हाँ मैं जब स्टोरी पेश की कर रहा हूँ कि जी कंफर्मेशन जब की। हम्म, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये था कि इस पॉडकास्ट वाली जगह पे इस में कोई बच्चा एक आया है, बैकग्राउंड उसकी यही है, जी और आपका क्लेम है कि वो मैंने मार दिए। वो बच्चा अगर कहीं प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, आपका क्लेम सही सही है, सही ठीक है। लेकिन उसके बाद ये इन्होंने, पुलिस ने क्या किया कि गुस्से में सारे घर वालों को उठा के ले आए। उसके हाँ जी, जवेद इकबाल की। और वहाँ उन्होंने किला गंज थाने में इतना टॉर्चर किया कि उसका एक साथी जो है साग बिल्ला, डेथ हो गई उसकी। तारक कंबो ये तब थे डीएसपी। इतनी, और जब डेथ हुई तो उन्होंने ऊपर से नीचे फेंक दिया, जिसने
खुदकुशी की। की। तो वो मैंने जो खबर दी, क्योंकि पोस्टमार्टम मैं भी जानता था और मैंने जिन्होंने किया उनके पास भी गया, तो एक एंटीमार्टम होती है इंजरी, एक पोस्टमार्टम होती है जो मरने के बाद लगती है, और जो मरने से पहले तो होती है। कॉज ऑफ डेथ क्या है वो हाँ, डिटरमिन हो कि जाती है। जो नहीं, ये कि मरने से पहले जो इंजरी से उसकी डेथ हो गई थी, सही है। बाद में उसको फेंक के जितनी तोड़ फोड़ हुई ना बाकी, वो बाद में पोस्टमार्टम इंजरी थी। ठीक हो गया। ठीक है ना, उसी में उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई। तो मैं गया तो उस थाने की हवालात में उसी को बंद किया हुआ था, डीएसपी को। मैं कहा यार अब ठीक है, कल मुझे धमकियां दे रहे थे। बाद वही तारिक कम्बो जो बाद में शहीद हो गए थे। हाँ जी, तो मैं कहता हूँ कि मैं उसके बाद मैंने एक कैप्टन जुबैर से कह के एक क्वेश्चन लिया। मैंने कहा मैं आपकी वहाँ हेल्प करता हूँ। उस वक्त एसएसपी हाँ हुआ करते हाँ थे जी, लाहौर के। तो बहुत टैलेंटेड थे, बहुत जी टैलेंटेड। जी। तो मुझे, मैंने कहा कि ये सारे बंदे, इसके घर वाले मुझे दे दें, इनको घरों में बात करें। जावेद इकबाल अगर फ़ोन करेगा इनके घरों में करेगा। बिल्कुल तो ठीक। वहाँ से आप इसको बंद करके बैठे रहेंगे, हाँ, एक घुटन से वो हार्ट अटैक से इसका वो फलाम मर गया, भाई मर गया, बहनें मर गई, क्या होगा फिर? बैड टेस्ट हो जाएगा जिससे साग मिले। उन्होंने मुझे दे दी, तो एक थाना मुझे दे दिया, एक कमरा उसका। फिर सारे बंदे मेरे आए, मैंने पूरी पूरी रातें जाके रिकॉर्डेड इंटरव्यू किए उनके, घंटों घंटों, कि कोई क्लू मिले। फिर जावेद इकबाल अपनी बहन परवीन, क्या नसरीन था उसका नाम, उसके घर आखिरी दफ़ा गया था सामान। तो उसका मैंने जाके, मैंने क्या, उसने कहा 4 AC, तो वो भाई ले गए। तो वो कहते वो बस ये कचरा ही पड़ा है। तो मैंने जब कचरे में तीसरे चौथे दिन देखा, तो वहाँ एक 16,000 का ट्रैवलर चेक की फ़ोटो कापी मिली। मैंने कैप्टन जुबैर को दिया कि मैंने कहा देखें इसकी कहाँ कहाँ ब्रांचें हैं, क्या है। अब यहाँ माइंड में रखें कि हमें नहीं पता जावेद इकबाल कहाँ है, हमें नहीं पता रियल स्टोरी क्या है, जो जो जावेद इकबाल ने बताया वही था। तो फिर उन्होंने कहा सुहावा की तरफ बड़े जाने का रुझान था इसको, वहाँ गए, कई दफ़ा गया, और पहाड़ी इलाकों में इधर। अब उसकी तस्वीरें देखी, उस स्नेक पालने का शौक़ था, वो सैडिस्ट था एक किस्म का। तो उसके बचपन में इस पर FIR भी हुई थी इसी हवाले से। तो अच्छा, एक सवाल है कि वो बच्चे जो उसके पास आए थे वो कहाँ से लेता था उन बच्चों को? कहीं दाता दरबार से? जी हाँ, दाता दरबार, आवारा बच्चे जो थे घरों से मीनारे भागे हुए? मीनारे पाकिस्तान, जब बसों से उतर के आते घरों से। और दाता दरबार ये है कि यहाँ लोगों को अच्छा बच्चों को फूड मिल जाता है, रहने को जगह मिल जाती है, यहाँ से आए हैं तो यहाँ से वो अच्छी गाड़ी ली होती थी। मैंने आपको आपके इल्म में होगा कि वो उसको 70s में उसके फादर की ब्रांडेड में शॉप बिकी थी, तो उसके 38 लाख तब उसके हिस्से में आया था। तो उसने फिर कोई 10 एकड़ का फार्म हाउस शेखपुरा रोड पे बनाया था, और वहाँ भी स्लाइडें हैं बच्चों की। और एक कमरे में ऐसे मैं टेबल के पे बैठा हूँ, देखा शीशे के नीचे, मैंने कहा नीचे क्या पानी क्यों है? साइड पे कारपेट था, वो देखा तो एक जगह कारपेट फटा हुआ, कटा हुआ। मैंने उसको उतारा तो दरवाज़ा था, नीचे उतरा तो स्विमिंग पूल था, बच्चे नीचे नहा रहे होते थे, वो ऊपर बैठ के देख रहा होता था। इसके ये सैडिज्म नहीं तो और क्या है। तो उसकी डेथ फिर कैसे हुई? जेल में ही हुई थी? हाँ, ये इस तरह जो सारा कुछ हुआ। फिर जो कैप्टन जुबैर ने 400 ब्रांचों को, वो उनको बैंक को दे दिया कि जो उसको कैश कराने आए तो उसको पकड़ लिया जाए। ख्याल था जावेद इकबाल आएगा, लेकिन वो अच्छा, ये अजीब बात है, उसने अपने ख़त में लिखा है कि आज मैंने अपने एक बहुत ही लाडले साजिद को भी कत्ल कर दिया। उसकी बहन ने कहा ये इसको कत्ल कर ही नहीं सकता। हाँ, वो उसका कार्य खास था। अगर साजिद से वो इतनी मोहब्बत करता था कि उसको को आँच भी नहीं आने देता था। अगर ये है ना कि उसको कत्ल कर दिया, तो आपकी सारी स्टोरी गलत है, जो उसका इतना बड़ा दावा था। तो वो हुआ कि सुहावा ही अपीयर हुआ एक बैंक में, वो साजिद जी, और उसने 16,000 का ट्रैवलर चेक कैश कराने के लिए पुलिस को इतला थी, पुलिस ने उसको दे दिया और फिर लाहौर पहुंच गया।
तो मैं वो किला गज सिंह उससे मैं कैप्टन जुबैर से लड़ रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा था। मैं क्या अभी ना रखो, जवेद इकबाल भी आ रहा है। अच्छा, जवेद इकबाल के लाने की मैंने एक स्ट्रेटजी ये बनाई कि मैंने ज़िंदगी में फेक खबर नहीं दी। मैंने ये सोचा कि जो बंदा अखबार को एड्रेस करता है वो अखबार भी पढ़ता होगा गौर से। तो मैंने उसमें ये लिखा, एक दिन लिखा कि जवेद इकबाल ने फैसला किया कि नहीं, पहले मैंने देखा कि उसका वीक पॉइंट कौन से, उसकी फर्स्ट ईयर की पहली बीवी से फर्स्ट ईयर की बेटी उसका वीक पॉइंट था। मैंने उसके बारे में 2-3 खबरें ऐसी लगाई जो हिल जाए बंदा, जिसे पुलिस भी हिल गई थी, आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि पुलिस ने उसकी बेटी को थाने में उससे साथ नाजेबा सलूक यहाँ तक जी। तो वो कहते ये क्या कर रहे हैं। मैं कहा करने दो। ये करके उसके बाद मैंने एक दिन किया, अब मुझे नहीं पता वो कौन है, जवेद इकबाल कहाँ है। मैं कहा जवेद इकबाल ने फैसला किया मैं पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तारी दूँ। अगले दिन मैंने कहा कि ये क्या, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने आ ही नहीं जाए कहीं और। मैंने कहा कि ज़राए से मालूम हुआ है कि उसने फैसला चेंज किया, उसने कहा जंग के दफ्तर आके गिरफ्तारी दूं। जिस दिन मैं खबर ये दे के आया, आप जानते हैं कदीर सिक्योरिटी गार्ड होता था वहाँ। मैंने कहा कदीर एक बंदा आएगा, मुझे नहीं पता उसकी शक्ल क्या होगी, पागल की तरह शक्ल होगी। तो वो आगे कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं 100 बच्चों का कातिल जवेद इकबाल मुगल हूँ, गिरफ्तारी देने आया हूँ, मैं उसको मेरे कैबिन में पहुँचा देना और उससे कोई सवाल ना करना। अच्छा, उसी दिन मैं साजिद के वहाँ था और कैप्टन जुबैर से लड़ रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना रखा। तो वहाँ मुझे अंजुम रशीद साहब की कॉल आती है ऑफिस से जी। कहते यार कहाँ हो यार तुम। मैं यार मैं बिजी हूँ, मैं भी लड़ पड़ता था। वो यार बात सुन, बाहर आके बात सुन ना, तेरे करीब कॉल तो नहीं है। मैं कहा नहीं। मैं कहा हाँ बोलो बोलो क्या है। कोई नहीं है। कहते जवेद इकबाल आ गया। मैं वहाँ से भागा गया। भाई गॉड वही सीन हुआ सही। और वो मेरे कैबिन में बैठा हुआ था, लेकिन मिस हैंडल हो गया कि सारे लोग उसको सवाल जवाब कर रहे हैं, उसके साथ फोटोग्राफी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो जो मैं चाहता था, मेरा प्लान क्या था कि उसको पुरसकून जगह पे ले जाता और उससे घंटों इंटरव्यू करता। लेकिन 1-1.5 घंटा तो मैंने वीडियो के साथ इंटरव्यू किया उसका हम लोगों ने। फिर उन्होंने MI बुला ली कैप्टन जुबैर ने। मैंने कैप्टन जुबैर को भी ऊपर नहीं आने दिया। तो फिर मुझे पता है वो काफी 15-20 मिनट बाद कर्नल साहब आए। मैंने कहा अभी मैं टाइम गेन करता रहा। आखिर में मैंने कहा वाइंड अप करो सारा। मैं कहता क्यों। मैंने कहा वो दरवाज़ा कैबिन तोड़ के भी आ जाएंगे बस। फिर मैंने बाहर जाके बारगेनिंग की। मैं कहा जवेद इकबाल मुगल आपके हैंड ओवर कर रहा हूँ, तो इसके मुंह पे कपड़ा डाल के लेके जाएं आप। सही है। आपको याद होगा कि फिर उसके मुंह पे एक कपड़ा लपेट के, मैंने इसलिए कहा कि कोई और बंदा उसकी तस्वीर ना बना सके, हमारा एक्सक्लूसिव रहे। गुड। तो अब मैं वाइंड अप करते हुए इसको, इस इशू को मैं ये कहूँगा कि मैंने, ये तो बहुत पास्ट है। मेरा सवाल ये है कि जवेद इकबाल मुगल को जेल में वो हैंग नहीं हुआ था। डेथ सेल में इतनी बुलंदी के नहीं होते कि जहां आप किसी को लटका सकें। आपको हज़ारबंद भी लेके जाने की इजाज़त नहीं होती। आपको कोई और चीज़ जिससे आप डैमेज कर लें। तो मेरी कोई एक डेथ सेल में और मेरे कोई जानने वाले के थे कुछ, उन्होंने बताया कि डलाई एक लफ्ज़ है कि साए मौत के कैदियों को बाहर टहलाया जाता है जी, 2-2 3-3 घंटे। तो उनकी उस दिन डलाई थी। तो उन्होंने कहा कि जब हम गए हैं तो दोनों सेलों में, एक सेल जवेद इकबाल मुगल का, एक साजिद का, दोनों सेलों में ज़मीन पे वाइट कपड़े चादरें पड़ी हैं और वो ऐसे सीधे पड़े हैं। हमने कहा सो रहे होंगे। कहते जब वापस आई तो वही चादरें उनके गले में थी और वो अंदर लटक रहे थे, पाँव उनके नीचे फंसाए हुए थे, यानी पाँव ऊपर नहीं आए थे, ज़मीन से ऊपर। मैंने इनसे सवाल किया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस तरह हैंग करना, और नहीं था। आगे से लॉजिक तो हर जगह होती है ना। उन्होंने कहा जी इन्होंने पाँव यहाँ रस्सा बांध के पाँव से झटका ऐसा दिया कि ये इनके मन के टूट गए, जो पॉसिबल नहीं था।
मेरा ये सवाल है कि जावेद इकबाल को ज़िंदा रख के उसकी इंटरोगेशन की जानी चाहिए थी। अब मैं आपको इस फोरम के शायद बाद में ऐसे इंकशाफात करूं कि आप हिल के रह जाएं कि ये केस है क्या था। ये केस जो मैंने बताया वो पास था, न्यू जो इश्यूज हैं वो क्या है, इस सिलसिले में बहुत अहम इंकशाफात करूंगा जो इस पे पूरा दुनिया हिल के रह गई थी। सारी दुनिया के नुमाइंदे यहाँ आए थे। मेरा बहुत से चैनल्स वालों ने मुझ पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। मेरे बाहर मेरे एल टाइम और दूसरी जगह एल टीवी मेरे वहाँ इंटरव्यू हुए थे। यहाँ भी बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया में इंटरव्यूज हुए थे। तो आप ये देखें कि कितना तेल का खेज होगा कि फिर मुझे लोग ढूंढेंगे अगर मैं जिंदा हुआ तो। बहुत बड़ा स्कोप होगा। क्या इंकशाफात क्या है, थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ? नहीं, वो मैं नहीं शेयर कर सकता। अच्छा। मैं बहुत इस मामले में नहीं, वो नेशनल इंटरेस्ट में है, आपके पर्सनल इंटरेस्ट में है, नहीं शेयर ना करने की नहीं, वजह। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कुछ काम बाकी है थोड़ा सा। जी ठीक है। तो अभी मैं नहीं चाहता किसी को भी मेरी इस बात से हिंट चाहे और फिर वो आपको पता कि यहाँ तो ये रिवाज है ना कि जब कारपेट के नीचे कूड़ा फेंक दिया जाता है, जी हाँ। तो ताकि लोगों को गंदगी नज़र ना आए, तो मैं वो गंदगी। हाँ, चलते चलते मेरे एक दो सवाल आते हैं। अच्छा। आप मुझे बताएं कि वो क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है? मुझे आप बताएं कि जावेद इकबाल मुगल से अगर उसको हैंग किया, जो सज़ाए मौत दी गई, वो भी लीगल तरीके से उनको दी गई कि वो अगर अपील में आता तो वो बरी हो जाता शायद। एविडेंस तो था नहीं कोई। नहीं, एविडेंस मैं था ना। हाँ बस। मुझे पुलिस ने ये रिक्वेस्ट की कि 15 मिनट के लिए आ जाएं, कोर्ट में गवाही दे दें, क्योंकि पुलिस के सामने इकरार मुलजम का उसकी हैसियत नहीं होती। एक आपके सामने प्राइवेट बंदे के सामने आगे वो इकरार जुर्म करे, सही, तो उसकी हैसियत वो लॉ मानता है। अखबार में भी आ गया था, नहीं, सारा वो एविडेंस लॉ मानता है। जी सही। अब मेरे पास ऑडियो वीडियो था जो इन्होंने पुलिस ने ले लिया, एक क्लिप जहाँ जावेद इकबाल मुगल कह रहा है, जो मेरा सवाल है उससे कि मैं किस तरह मानूं अगर कल को ये बंदे वापस आ गए, कहता अब कोई नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। कहता मैंने अल्लाह से वादा, मेरी एक मार हुई थी मेरी इन हैबिट्स की वजह से, तो तब मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं 100 बच्चों की माओं को रुलाऊंगा। मैंने जब पकड़ा गया हूँ तो मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं 2000 बच्चे को और मार सकता था, लेकिन मैंने अल्लाह से वादा ही 100 बच्चों का किया हुआ था, इसलिए मैंने 100 के बाद में चला गया था। और जो उसने हमें ख़त लिखे थे गुजरा वाले जाके लिखे थे, और फिर वो सुहावा पहाड़ी इलाकों में चला गया। तो यहाँ सबको जानना होगा, मैं बहुत बड़े क्लू दे रहा हूँ डार्क वेब क्या होती है और किस तरह काम करती हैं, कितने ऑडियंस इसमें होते हैं, उसमें क्या क्या होती है। एक इशारा दे दूं कि नूर मुकद्दम इस्लामाबाद में मर्डर होती है जी, मैंने उसको कवर नहीं किया। बहुत सारी बातें होती रही सोशल मीडिया पे। मैंने जो क्वेश्चन रेज ये किसी किए एक बंदे से कि मुझे बताएं कि क्या आपने इंटेरोगेट किया है कि उसका जो दोस्त था जिसने उसकी गर्दन काटी, उसका ताल्लुक डार्क वेब से तो नहीं था। उसने कहा वो क्या होता है? ये दुख हुआ। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन करने वाला पूछ रहा होगा। मैंने उसको समझाया कि मैंने कहा वो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ बहुत बड़े ऑडियंस है, किसी की फिंगर काटनी लाइव दिखानी है बस उसको इतने पैसे मिलेंगे, किसी की बाजू काटना इतने पैसे मिलेंगे, किसी की नेक काटनी इतने कैसे। पाकिस्तान में कई बच्चे इस तो तरह फिर इसको इस तरह नेक काट के उसको फुटबॉल खेलना, उसके इतने पैसे मिलेंगे। तो मैं कहा वही तो उसने किया। तो कहते वो नशे में किया। मैं कहा नशा तो एक सहारा होता है ना। सही। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या पुलिस ने
क्या जैसे डॉक्टर सोहराब असलम सोरा को कभी भी चेक नहीं किया गया आज की डेट तक, क्या किसी और क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो अगर जावेद इकबाल मुगल अगर जिंदा रहता, मेरा ख्याल है कि तो ना बड़े बड़े ना वैसे अब बड़े बड़े नाम जी आते साहब, मेरा सामने। ख्याल है कि ना आप वैसे क्राइम रिपोर्टर रहे हैं जो फॉलो अप स्टोरी देते थे। आजकल तो डेली इतनी स्टोरीज होती हैं कि वही कवर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है।